हेलो दोस्तों, विद्यासागर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज वर्ग 10वीं से पहला चैप्टर जय प्रक्रम को लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग जय प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। जय प्रक्रम होता क्या है, कैसे यह काम करता है, इसके बारे में जानकारी देंगे। पहला क्वेश्चन है जय प्रक्रम के बारे में। पहला क्वेश्चन, वायरस या विषाणु को सजीव वर्ग में कब रखा जाता है? जैसे कि हम सभी जानते हैं, वायरस या विषाणु जो होता है उसको सजीव वर्ग में रखा नहीं जाता है, क्योंकि वह जब बाहर रहता है, वातावरण के संपर्क में रहता है, बाहर रहता है, शरीर किसी सजीव के संपर्क में नहीं आता है, या फिर किसी जीवित कोशिका को संक्रमित नहीं कर देता है। कोई भी जो जीवित कोशिका को संक्रमित कर आणविक गति जब तक नहीं दिखा देता है, तब तक उसे वायरस को सजीव जगत में नहीं रखा जाता है। कहने का मतलब है, वायरस को सजीव जगत में, वायरस या विषाणु को सजीव जगत में वर्ग में या सजीव वर्ग में कब रखा जाता है? वायरस को सजीव वर्ग में तब रखा जाता है जब वह जीवित कोशिका को संक्रमित कर आणविक गति कर दे, तब, अर्थात या कोशिका का रंग बदल दे तब, जीव निर्जीव कोशिका में फैल जाए तब, या इनमें से कोई नहीं। तो वायरस जो होता है वह किसी न कहीं किसी न किसी रूप में, जब तक वो किसी शरीर को या किसी जीव के कोशिकाओं को जब तक वह क्षतिग्रस्त नहीं करेगा, जब तक वह किसी सजीव में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक वह सजीव का लक्षण नहीं प्रदर्शित करता है। इसलिए यह आंसर क्या होगा? सही होगा। दूसरा है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बताया गया है कि जीव द्रव्य किसे कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीव द्रव्य जो होता है वो किसको कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। इसका अंग्रेजी नाम होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, जैसे ये कोशिका है, इस कोशिका के इस भाग, इस वाले भाग में जो होता है वह कोशिका द्रव्य पाया जाता है। जो जितने भी प्रकार की संरचनाएं दिख रहे हैं, इसमें क्या होता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है इसमें, और इसमें कोशिका द्रव्य पाए जाएंगे। फिर देखेंगे केंद्रक होता है, ये केंद्रक है। इस केंद्रक में देखेंगे गाढ़ा काला संरचना है, और इसके बाद जो है वो थोड़ा सा हल्की गाढ़ी संरचना, ये जो है हल्की गाढ़ी संरचना पाई जाती है। अब ये जो संरचना होती है, ये संरचना यह केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ये संरचना पाई जाती है केंद्रक के अंदर। अब ये केंद्रक के अंदर जो संरचना होती है, इसको कहते क्या है? तो सबसे पहले जानेंगे, केंद्रक के अंदर जो संरचना पाया जाता है उसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य, और कोशिका के अंदर जो संरचना पाई जाती है इसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, तब क्या बनाता है? जीव द्रव्य का निर्माण करता है। तब क्या बनता है? जीव द्रव्य का निर्माण करता है। और यह जीव द्रव्य जो होता है, यह जीव द्रव्य इसमें क्या करता है? सभी सजीवों का लक्षण को प्रदर्शित करता है। यह जीव द्रव्य में बहुत सारी चीजें होती है, जो कि आपका देख रहे हैं। ये जो होता है आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी उपकरण होता है। इसी प्रकार से बहुत सारी संरचना जो होती है, ये सभी संरचनाएं जो होती है वो क्या कहलाती है? जिसमें कोशिका के भीतर, कोशिका के भीतर विभिन्न संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंदर जो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? कोशिकांग। जैसे अगर जान लेते हैं कि कोशिकांग कौन कौन सा होता है, कौन कौन कोशिकांग पाए जाएंगे, तो कोशिकांग में होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण, अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है खुरदरी, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम खुरदरी, सॉरी स्मूथ नहीं, ये होता है आपका चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, और एक होता है खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका को जो है, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका को हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, सॉरी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। अब खुरदरी वाला जो होता है इसको कहते हैं RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अंतःप्रदवी जालिका दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, एक होता है खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। इसको जो है हम लोग SER कहते हैं, और इसको कहते हैं RER। अब आगे देखते हैं,
ऐसे भी बहुत सारी कोशिका अंग और भी पाए जाते हैं, जैसे कि लाइसोसोम हो गया, वल्जुकरण हो गया, फिर इसमें देखेंगे राइबोसोम भी पाया जाता है। राइबोसोम, राइबोसोम है। तो ये सभी जो है, इस राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है इनको, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, यहाँ पे प्रोटीन बनता है। अच्छा, SER जो होता है, इस पे जो हम लोग संरचना दिख रहा है, ये गोल गोल संरचना जो दिख रहा है, ये क्या होता है, ये राइबोसोम के कण ही होते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम के कण होते हैं। ये राइबोसोम के कण क्या करते हैं, इसमें खुरदरापन ला देते हैं, और इसमें जो है राइबोसोम के कण उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए इसमें खुरदरापन नहीं आता है, इसलिए इसको कहते हैं चिकनी अंडपर्दभी जालिका, और ये कहलाता है RER यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे देखते हैं। वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहा जाता है, वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहा जाता है। अब देखिए, अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, अनुरक्षण का मतलब होता है उस जीवों की जैव वैज्ञानिक वैसी प्रक्रियाएं हैं जिसमें क्या करना कि जीव जो है उसका रक्षा करेगा, पाचन करेगा, श्वसन करेगा, अवशोषण करेगा, ये सभी चीजें जो होती है जिस प्रक्रिया में आती है। अनुरक्षण का मतलब ये भी मेंटेनेंस है। अनुरक्षण का मतलब क्या है, मेंटेनेंस होता है। अब मेंटेनेंस जो होता है वो किसके आधार पर करता है, जीव को उपार्जन तो होगा नहीं, जीव को उपार्जन दूसरी चीजें होती है जो कि आप अलग है, जो कोई धन दौलत वगैरह जो है एकत्र करते हैं और उससे जैसे अपना जीवन यापन चलाते हैं, जीव को उपार्जन कहलाता है। जैव प्रक्रम होगा, लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवों का अनुरक्षण किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। पाचन के बारे में आगे हम लोग को इसी चैप्टर में पढ़ना है, तो पाचन के बारे में आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, मनुष्य में जो है वो पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। सबसे पहले जानेंगे कि मनुष्य आखिर पोषण करता क्यों है, हम लोग पोषण जो कर रहे हैं वो क्यों करते हैं। पोषण का मतलब होता है कोई भी जीव है वह क्या करेगा, कोई भी जीव जीव ठोस या तरल रूप में भोजन को ग्रहण करेगा, ठोस या तरल रूप में भोजन को ग्रहण कर उसमें जितने भी उपस्थित पदार्थ होंगे जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होंगे, उसमें उपस्थित आवश्यक पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसे अवशोषित कर लेगा। अब जब अवशोषित कर लेगा, अवशोषित करने के बाद उसका उपयोग करने लगेगा, तो उपयोग करेगा तो उससे बनेगा क्या, सबसे पहला काम क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा। इससे क्या होगा, क्या क्या, जैसे कि देखिए, जैविक क्रियाओं का संचालन में मदद होगा, जो हम लोग जैविक क्रियाएं करते हैं उस जैविक क्रिया के संचालन में मदद होगा। दूसरा क्या होगा, वृद्धि एवं विकास के लिए प्रेरित किया जाएगा हमारे बॉडी को। तीसरा, कोशिका की मरम्मत भी की जाएगी, मरम्मत मेंटेनेंस, जैसे मान लीजिए हमारी कोई उंगली, मेरी कोई अगर उंगली कट जाती है तो उस कटी हुई उंगलियों में कोशिका विभाजन के आधार पर उसमें क्या हो जाता है कि फिर से घाव भर जाता है। अगर वह उंगली में घाव नहीं भरेगा, यानी कि उसको मेंटेनेंस नहीं होगा, तो हमारी उंगलियां वैसे की वैसी रह जाएगी, कटी हुई ही रह जाएगी। अतः इसमें जो होगा, तीनों ऑप्शन सही है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी तो यानी कि पोषण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, ताकि हमारी बॉडी में जो एनर्जी की मात्रा बनी रहे, ताकि हमारी कोशिका की मरम्मत होते रहे, ताकि हम क्या कर सके, हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होते रहे, अन्यथा हमारी कोशिकाएं क्या हो जाएगी, मृत हो जाएगी। आगे देखते हैं, स्वच्छोवास एवं प्रश्वास की क्रिया को सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है। हम लोग सभी सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, तो स्वच्छोवास अगर आते हैं तो श्वसन से संबंधित क्रिया है, ऐसे सीधे बता देते हैं आपको, श्वसन से संबंधित क्रिया है। श्वसन से जब संबंधित क्रिया है तो यह दो प्रकार से होती है, जैसे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, सांस लेना और छोड़ना। तो जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो जब हम क्या करते हैं, लेना स्वच्छोवास, प्रश्वास मतलब बाहर निकालना, तो यह जो क्रिया किससे होता है, श्वसन से संबंधित है। तो हम जब श्वसन में, जैसे भोज को भी वायुमंडल है, तो वायुमंडल में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन नहीं, वायुमंडल में जितने भी गैसें हैं, वायुमंडल में जितने भी गैसें हैं, सभी गैसों का हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी बॉडी में फेफड़ा में हमारी सभी गैसें जाती है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग करते हैं, बाद बाकी सभी गैसें जो होती है फेफड़ा के माध्यम से बाहर, या श्वसन के माध्यम से, जब हम लोग श्वसन के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकल के चली जाती है। जैसे कि ये मच्छर, तो ये क्या करते हैं श्वसन के माध्यम, जैसे कि देखेंगे कि हम लोग वायुमंडल में जो गैसें होती है वह सब में नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है आपका 21%, कार्बन होता है 0.03%,
इस प्रकार से सभी गैसें हमारे और अन्य गैसें भी होती है। तो जितने भी गैसें हैं ये सभी गैसें हमारे फेफड़े तक जाती है। फेफड़ा में चला गया, वो क्या हो गया, अंदर आया। अब इस अंदर आने के बाद हमारे क्या होता है, फेफड़ा में होता है हीमोग्लोबिन के अणु। अब ये हीमोग्लोबिन के अणु क्या करेंगे, बीन प्लस ऑक्सीजन बना देगा क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हम लोग क्या कहते हैं, ये शुद्ध रक्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो शुद्ध रक्त होता है वह हमारे लिए क्या होता है, यही से शुद्ध रक्त, फेफड़े से ही शुद्ध रक्त बनाया जाता है। और फिर जैसे कि हम परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें इसमें डिटेल में जानेंगे। ऐसे शुद्ध रक्त होगा। अब यही शुद्ध रक्त हमारे बॉडी की कोशिकाओं तक जाएगा। कोशिका तक जाने के बाद वहां से वापस जब आएगी तो वो अशुद्ध रक्त होगा, जिसको हम लोग कहेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कोशिका तक जाएगा शुद्ध रक्त। अब कोशिका तक जाने के पश्चात वहां से वापस जब आएगा तो ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा जो हमारी बॉडी बनता है। तो क्या बना देगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसको हम लोग कहेंगे अशुद्ध रक्त। अब ये अशुद्ध रक्त फिर कहां जाएगा, फेफड़ा में जाएगा। अब यहां फेफड़ा में जाएगा, क्या करेगा, तो फेफड़ा में जाकर के यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा। कौन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा और उसके साथ जो बचे हुए गैसेस होंगे जैसे कि नाइट्रोजन है और भी बहुत सारे गैसेस हैं, वो सभी गैसेस यहां से क्या होगा, नाक के माध्यम से शरीर वायुमंडल में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बहुकोशिकीय जीवों में विसरण की क्रिया द्वारा सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ण नहीं होती या पूर्ण होती है। बहुकोशिकीय जीवों में विसरण की क्रिया द्वारा सभी कोशिकाओं की आवश्यकता पूर्ण होती है। अब देखिए, इसमें लिखा जाएगा विसरण की क्रिया द्वारा आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। नहीं होती है, क्यों नहीं होती। अब देखिएगा, जैसे कि हम लोग श्वसन करते हैं, नाक है, मवेशी भी श्वसन करता है, उसके भी जैसे नाक होते हैं। या कोई जीव है जो श्वसन करता है, उसके लिए एक विशेष अंग पाए जाते हैं जो कि बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। लेकिन वही अगर एक कोशिकीय जीव में देखें तो उसमें ऐसा किसी प्रकार के अंग नहीं पाए जाते। जैसे अमीबा ही देख लीजिए, उसमें किसी प्रकार के ऐसा अंग नहीं होते जो कि श्वसन कर सके वो। तो श्वसन करने के लिए उसमें किसी प्रकार के अंग जब नहीं होते हैं तो वो क्या करेंगे, कैसे श्वसन करेंगे। तो उनकी जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं, वो कोशिकाएं नहीं, कोशिका एक ही कोशिका होता है उनके पास, ये डायरेक्ट वायुमंडल के संपर्क में रहते हैं, वायुमंडल के संपर्क में रहेंगे। और जब ये डायरेक्ट वायुमंडल के संपर्क में रहेंगे तो इसमें जो होगा ऑक्सीजन मिलते रहेगा। लेकिन हमारी कोशिकाओं में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं वह पूर्णतः वायुमंडल के संपर्क में नहीं रह सकती है, जिसकी वजह से हमारी कोशिकाओं में, यानी कि हमारी मतलब बहुकोशिकीय जीवों में ऐसा संभव नहीं है, विसरण की क्रिया द्वारा उसमें श्वसन की क्रिया संभव नहीं है। तो सभी कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में रहता है, इसलिए उसमें बहुकोशिकीय जीवों में नहीं पूर्ण होता, यानी कि सभी कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहते हैं। जितने भी कोशिकाएं होते हैं वह पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, विसरण की क्रिया द्वारा श्वसन की क्रिया संभव नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इसमें रिवीजन करना है, पढ़ाई हो चुकी है क्लास में, बस हम लोग अब रिवीजन करने के लिए यहाँ पर बने ताकि जैसे बच्चों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए कौन सा तंत्र होता है। तो भाई बस बहुकोशिकीय जीवों में मैंने बताया कि विसरण की प्रक्रिया द्वारा हो जाता है। बहुकोशिकीय जीव में मैंने बताया कि भाई कोई तंत्र होते हैं। अब ये तंत्र क्या होते हैं, जैसे देखिए परिवहन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, जनन तंत्र है। तो परिवहन तंत्र में क्या होता है, तो परिवहन तंत्र में जितने भी गैस होते हैं या खाद्य पदार्थ उसके आदान प्रदान किया जाता है। जैसे नाक से हम श्वसन लेंगे, फेफड़ा जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इत्यादि बनेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, परिवहन कहलाएगा। फिर देखो उत्सर्जन होगा, तो बहुकोशिकीय जो खाद्य पदार्थ है गैसों के परिवहन के लिए क्या होता है, परिवहन तंत्र पाए जाते हैं। अब उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन अगर देखेंगे हम, उत्सर्जन तंत्र नहीं है। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर में बन रहे अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। शरीर में जितने भी अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन सभी अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर जब निकाल देंगे, जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस तंत्र के द्वारा, उसको क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। जनन किसको कहते हैं, वैसी जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपनी संतति में वृद्धि
वृद्धि करता है, संतति में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो जीव में क्या था, जनन करने से क्या होता है, अपनी ही जैसी संतान की उत्पत्ति होगा, ऐसे भी कह सकते हैं कि अपनी ही जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है। तो अपनी जैसी संतान की उत्पत्ति जो करता है वह कहलाता है जनन की प्रक्रिया। वो जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है वो क्लास मतलब 6 चैप्टर जो है उसमें पढ़ना है हम लोगों को। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अभी तुरंत बताया मैंने, उत्सर्जन होगा। जितने भी प्रकार के जो हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा। इसे बताने वाला कोई था नहीं कुछ। जैविक क्रियाएं जैसे कि पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, जनन है, ये सभी के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है। अभी हमने बताया भी है कि कौन कौन चीजें हैं, जो जैसे कि पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, जनन है, इस सभी जो सम्मिलित रूप से इसको कहेंगे क्या, तो ये कहलाएगा जैव प्रक्रम। पाचन में जो है भोजन का पाचन होता है, उत्सर्जन पदार्थ को अलग करता है, परिवहन में खाद्य पदार्थों और गैसों का परिवहन किया जाता है। जैव प्रक्रम में क्या होगा, आपका पोषण होगा, श्वसन होगा। पोषण जो होता है शरीर में क्या करता है, वो एनर्जी को बनाए रखता है ताकि हमारे शरीर में एनर्जी बने रहे, कोशिकाओं की मरम्मत होते रहे। फिर अगला है आपका श्वसन। श्वसन में क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो होता है विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती है वह श्वसन के माध्यम से ही पूरा हो सकता है। श्वसन में आने से एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज करती है, बनाने में मदद करती है। परिवहन जितने भी पदार्थ होते हैं, या तरल पदार्थ हो या खाद्य पदार्थ हो, उस सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का भी काम करता है। फिर देखिए उत्सर्जन, जो हमारे शरीर में जैसे कि मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती है, उसी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर में बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ भी बनते होंगे, उन अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन होगा। फिर जनन जो होगा, अपनी जैसी संतति को उत्पन्न करना, जो वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है वो क्या कहलाएगा, जनन कहलाएगा। और भी बहुत सारी क्रिया है, चलते हैं आगे क्लास में अगली पढ़ते हैं। अभी स्लाइड में देखेंगे, जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू ढंग से चलाने के लिए क्या आवश्यक होता है। जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू ढंग से चलाने के लिए क्या करेंगे हम, तो लगातार ऊर्जा की पूर्ति करेंगे, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण किया जाएगा, शरीर की वृद्धि होगी, या इनमें से सभी। देखिए जितने भी हमारे हाथ है, पैर है, चल रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, आप बैठ करके पढ़ रहे हैं, या मैं बोल रहा हूं, ये सभी चीजें जो होती है वह उसके लिए चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की जरूरत होती है। जैसे कि लगातार ऊर्जा होगा तभी तो मैं बोल पाऊंगा, ऊर्जा कम हो जाएगी मैं बोल नहीं पाऊंगा। उत्तकों की मरम्मत जो होगा उसके लिए क्या होगा, जीव द्रव्य का निर्माण होगा। अजीव द्रव्य का निर्माण नहीं होगा तो उत्तकों की मरम्मत नहीं हो पाएगी, हम जैसे जहां पर कट जाएगा या फिर फट जाएगा तो हमारा शरीर में से क्या होगा, ब्लीडिंग होते रहेगा, शरीर में कभी घाव नहीं भरेगा। फिर देखेंगे शरीर की वृद्धि भी होना चाहिए, क्योंकि शरीर बड़ा भी होना चाहिए, छोटा है तो उसे धीरे धीरे बड़ा भी होते हैं। अभी जब आपका जो उम्र है उस आपके उम्र से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे उम्र में, तो आपकी लंबाई और बड़ा बढ़ेगी। हो सकता है कोई व्यक्ति जो है सो इसकी लंबाई नहीं बढ़े, संभव है, लेकिन 12 से लेकर के 12 या 13 से लेकर के 18 या 19 वर्ष तक लोगों की लंबाई किशोरावस्था कहलाता है। इस अवस्था में लोगों की लंबाई बढ़ती है। शरीर की वृद्धि होगा, ऊतकों की मरम्मत होगा, लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होगा, सभी ये सभी हो जाएंगे सर। अगला स्लाइड है या अगला क्वेश्चन है आपका, वैसा जीव वैज्ञानिक विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये क्या कहलाएगा, वैसा जीव वैज्ञानिक विधि जिसमें पोषक तत्व को ग्रहण करेंगे, ग्रहण करके उसका उपयोग करेंगे, ये क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। इसमें सभी चीजें बताया गया हो चुका है। अब आते हैं जीवों में मुख्यतः कितने प्रकार के पोषण होते हैं, चलिए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। जीवों में मुख्यतः जो पोषण होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे, मुख्यतः 2 प्रकार के होंगे, एक तो होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। तो वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बना लेंगे, वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बना लेंगे, या साइंस की भाषा हम कहेंगे संश्लेषित कर लेंगे, तो वैसे जीव जो अपना भोजन ऑटो, अब देखिए इसमें है ही, बता ही देता हूं, ऑटो और ट्रॉफिक 2 शब्द से मिलकर बना है। ऑटो का मतलब होता है स्वतः, सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब होता है पोषण, पोषण। तो वैसे जीव जो अपना पोषण खुद कर लेते हैं या अपने पोषण के लिए खुद जो है अपने बना लेते हैं भोजन, तो क्या कहलाएगा, स्वपोषी कहलाएंगे। तो सीधा हम जीव हरे पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी में कितने होंगे, जितने भी हरे पेड़ पौधे, उदाहरण में क्या होगा, सभी हरे पौधे। अब देखेंगे जितने भी हरे पौधे होते हैं उससे पोषण जो होता है वो कैसे होगा। अब इसका परिभाषा जाने, ऐसे जीव जो भोजन के लिए
एक मिनट। वैसे जीव जो भोजन के लिए वैसे जीव जो भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स कहलाता है। वैसे जीव जो भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। इसको सही कर लेते हैं। किसी अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित। अच्छा, सभी पेड़ पौधे जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे, खास करके सभी हरे पेड़ पौधे के मैंने लिया है, सभी हरे पेड़ पौधे में ऐसा पाया क्या जाता है कि भोजन बना लेगा? इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल पाया कहां जाता है? ये क्लोरोफिल जो पाए जाते हैं वह हरे पत्तों में। और ये हरे पत्तों के अंदर दिखेगा, जो हरे पत्ते होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। अब ये हरे पत्तों में होता है क्या? इस हरे पत्तों में होता है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। अब इसका काम और क्या होगा? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेंगे और अवशोषित करके और उसको सूर्य ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा, फिर विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे। तो ये अवशोषित जब किया जाएगा सूर्य प्रकाश को, तो सौर ऊर्जा रहेगा, सौर ऊर्जा। इसको बदलेगा रासायनिक ऊर्जा में। अब इसी से क्या करेगा? पौधे अपने भोजन बनाना शुरू करेंगे। चलिए, इसमें कोई दिक्कत है तो बताएंगे, फिर क्या बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। उसने बताया ना मैंने, परपोषण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। स्वपोषण के बारे में तो बता दिया मैंने। परपोषण का परिभाषा देख लीजिए। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करके किसी न किसी रूप में वह दूसरे जीव पर आश्रित रहेंगे। परपोषण। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी रूप में वह दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? परपोषी कहलाएंगे। जैसे यहाँ मनुष्य है, मछली है, पक्षी है, शेर है, बाघ है, इत्यादि। ये सभी क्या है? परपोषण है। परपोषण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? परपोषण के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। कौन कौन है? पहला प्रकार है मृतजीवी पोषण। दूसरा है परजीवी पोषण। और तीसरा है प्राणी संपोषण। परपोषण के 3 प्रकार, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। तो मृतजीवी पोषण में क्या होता है? हालांकि इसमें जो है तो ज्यादा चीजें दिया हुआ है नहीं, लेकिन फिर हम लोग पढ़ेंगे। मृतजीवी पोषण में जो होता है, वैसे जीव जो क्या करेंगे? सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वो कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों को अपने लिए क्या करते हैं? मृतजीवी पोषण में क्या होता है? सड़े या गले पदार्थों से
अपना भोजन को प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मृतजीवी पोषण कहलाता है। परजीवी, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण को जो होते हैं, जब भी कोई भी मृतजीवी पोषण होते हैं, यह क्या कहते हैं? अपघटन करता होता है। अपघटन करता क्यों कहते हैं सर जी? अपघटन करता। अब ये अपघटन करता जो होते हैं, या अपघटक कहते हैं, ये अपघटक क्यों कहते हैं? जितने भी धरती पर जितने भी जीव जंतु मरते हैं, वह जीव जंतु ऐसे ही बदबू फैलाते रहेंगे, ऐसे ही सड़े चीजें रहेंगी, ऐसी बदबू फैलाते रहेंगे। उसको क्या करता है? यह खा पी करके पचा लेता है, और पचा के फिर मिट्टी में विसर्जित कर देता है या वायुमंडल में छोड़ देता है। जिससे क्या होता है? जितने भी पदार्थ जो सड़े गले हैं, इधर उधर जो भटक रहे हैं, या फिर जैसे कोई जानवर ही की मृत्यु हो गई, तो वो जब जानवर सड़ेगा नहीं तो फिर जो है उसकी मृत्यु खत्म नहीं होगी, और उसका शरीर जो है गलेगा नहीं। जब शरीर उसका समाप्त नहीं होगा तो फिर दिक्कतें होंगी, आसपास में जो है बदबू देना शुरू हो जाएगा। ये अपघटन करता है, सभी चीजों को अपघटन करता है, सबको समाप्त करने का काम करता है, अंतिम प्रोसेस। अब क्या है? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में क्या होता है कि एक जीव किसी दूसरे जीव पर, एक जीव किसी दूसरे जीव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित होता है, और आश्रित होकर के उससे क्या करता है? प्राप्त कर लेता है, उससे भोजन प्राप्त कर लेता है। जैसे कि देखिए, कोई व्यक्ति है, उसके सर में जू हो गया। अब वो जू हो गया तो वो जू जो होगा वो हमारे शरीर पे प्रत्यक्ष रूप से रहता है, रह करके हमारे ब्लड को निकाल निकाल के खाते रहता है, पीते रहता है। और ये भी आपका क्या है? परजीवी है। उसी प्रकार से खटमल है, खटमल भी क्या है? परजीवी है। उसमें भी देखिएगा शरीर उसमें से निकल करके, खटिया में है, पलंग में है, चौकी में है, उसमें से निकल करके हमारे शरीर में से खून चूस लेकर रात में फिर जाकर सो जाता है। ये उसका। तो परजीवी इसी को कहा जाता है। परजीवी पादप भी होते हैं, जैसे अमरबेल होते हैं ना, अमरबेल की लत्ती किसी किसी पर इस कलर का होता है, वो अमरबेल की लत्ती जो होता है किसी किसी पर चढ़ते रहता है, तो वो परजीवी है। वो अपना जमीन में मिट्टी में रख दीजिएगा, वो मिट्टी से जो उसका अपना जीवन यापन नहीं होगा, वो किसी न किसी पेड़ पर रहेगा, तभी जाकर के वह अपना जीवन यापन कर सकता है, उससे भोजन प्राप्त करेगा, उससे छीन लेता है भोजन। अब इसको जो होता है पैरासाइट भी कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है। इससे जो प्राप्त भोजन होता है इसको क्या कहते हैं? परजीवी। इसको कहते हैं परजीवी कहते हैं। अब ये प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में क्या होता है? अगला है आपका प्राणी संपोषण। इसमें क्या होता है? कोई भी जीव ठोस या तरल रूप में जो प्राणी के भोजन करने की विधि है, प्राणी के मतलब हम लोग के भोजन करने की जो विधि है, उस विधि से क्या करता है? भोजन प्राप्त कर लेता है। अब उस विधि से भोजन प्राप्त करके, जैसे कि ठोस है, तरल रूप में अपना जैसे प्राणी के भोजन करने की विधि द्वारा भोजन ग्रहण कर लेता है, तो वह कहलाता है प्राणी संपोषण। जैसे कि मनुष्य है, गाय है, भैंस है, इत्यादि। ये देखिए सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मृतजीवी पोषण, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन और प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसमें हम जान लेते हैं किसके जैसे इसमें कौन कौन आएगा। इसमें आएगा कवक, इसके एग्जाम्पल में कवक, फंजाई, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब जो होंगे वो मृतजीवी पोषण में बैक्टीरिया भी हो, कवक, फंजाई, बैक्टीरिया, और ये प्रोटोजोआ भी आएंगे। परजीवी पोषण में कौन आएंगे? तो परजीवी पोषण में हम जानते हैं, इसको कहते हैं अमरबेल, अमरबेल, खटमल, उसके बाद जू इत्यादि। प्राणी संपोषण में गाय होगा, मनुष्य होंगे, गाय है, मनुष्य है, मेढक है, बिल्ली है, चूहा है, सांप है इत्यादि। ये सभी जो होंगे वो इसी के अंतर्गत आएंगे।